एक अपराधी अपराध करने से पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को अंजाम देता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि इस बुरे काम को अंजाम देने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़े मौज में चलेगी, लेकिन ठीक उसका उल्टा ही हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक ऐसा खतरनाक षड्यंत्र बनाता है कि उसी षड्यंत्र के तहत वो हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है भोपाल, और ठीक उसी सिंधी बाहुड़ का है बेरागढ़ पड़ता कस्बा, और ठीक उसी में राजेंद्र नगर पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं पारस राम महावर, जिसकी उम्र लगभग अब 33 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है कविता, जिसका काल्पनिक नाम होता है, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। लेकिन पारस राम महावर के दो बच्चे होते हैं, और एक बेटी और एक बेटा। बेटी जिसका नाम कनक होता है, जिसकी उम्र 10 साल के आसपास होता है, और बेटा कार्तिक होता है, जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होता है। लेकिन पारस राम महावर जो होता है, बैरागढ़ के ही बाज़ार में जाकर एक बड़ा सा शोरूम होता है, उसी शोरूम में जाकर मौके पर काम करता था, और उसी काम के बदौलत उसके घर परिवार का खर्चा बर्चा चल पाता था। इधर उसके जो अपने दोनों बच्चे होते हैं, वहीं पास एक कन्वेंट इंग्लिश स्कूल होता, उसी में जाकर मौके पर अब पढ़ाई करते हैं। सुबह का जब टाइम होता है लगभग 8 से 9 बजे के बीच का, तो उस वक्त दोनों जो बच्चे होते हैं अपने माँ के बदौलत जो होता है एक टेम्पो के सहारे रोज़ अपने स्कूल निकल जाया करते थे, और शाम 2:30 से 3 बजे के आसपास और घरों ज़रूर लौट आए जा करते थे। अब इधर कविता अपने दोनों बच्चों को तैयार व्यार कर स्कूल भेज भाज कर अपने पूरे घर को काम को निपटाती दिन भर, और जो 2 घंटे का वक्त बचता उस घंटे में अपने पड़ोसियों अपने हितकारियों के पास जाती, 4 बात करती, समय निकल जाता, तब तक बच्चे का रोज़ का टाइम हो जाता। फिर बच्चों के पास आकर सेवा पानी में लग जाती। फिर दोनों बच्चे जो होते हैं पास एक ट्यूशन सेंटर होता, उसी में जाकर अपना कोचिंग में समय बिताने लग जाते हैं। अब इधर कविता का अपना पारिवारिक जो ज़िंदगी होता बड़े खूबसूरत तरीके से बीतने लग जाता है। ऐसे बीते बीते ज़िंदगी का वह इनके 12 साल का वक्त निकल जाता, लेकिन दोनों को भनक नहीं लगता है कि आखिर इतने खूबसूरत तरीके से हमारी ज़िंदगी कैसे 12 के 12 साल बीत गए। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ 8 जनवरी का ही। अब इधर सुबह सुबह का जब टाइम होता है, तो कविता अपने दोनों बच्चों को तैयार व्यार कर आराम से टेम्पो के सहारे स्कूल भेज देती है। लेकिन जैसे ही अब 2:30 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त कविता अपने घर में कुछ काम निपटा रही होती, तभी उसके कानों में उसके बच्चों के टेम्पो के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कविता जो होती है अपने सारे काम छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, और टेम्पो पर देखती है तो कविता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि रोज़ का कविता अपने दोनों बच्चों को इंतज़ार करने का एक जरिया होता है, मुस्कुराहट होती है। और जैसे ही उसी टेम्पो में से अपनी बेटी अब कनक को देखती है, देखने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अपनी बच्ची के अपने पास लेती, बैग हाथ में लेती, कहने लग जाती है, बाबू कहाँ रह गया। अब जैसे ही यह बात उधर कनक सुनती है, सुनने के बाद बड़ा अचंभे में रह जाती है, और 3-4 बार सकपका जाती है। वह भी टेम्पो में जाती है, जाने के बाद चारों तरफ नज़र घुमाती है, लेकिन इधर जो होता कार्तिक का था पता नहीं चलता है। कनक कह देती है कि माँ जी कार्तिक नहीं दिख रहा है। और जैसे ही इधर कविता अपनी बेटी के द्वारा सुनने के बाद उसके होशो हवास वहीं खो जाते हैं कि आखिर कार्तिक बाबू कहाँ रह गया। इधर कविता टेम्पो में जाती, वह भी दौड़ दौड़ के ऐसे नज़र मारती है जैसे लग रहा कोई छोटा मोटा सामान जो था कहीं गिर गया हो।
लेकिन कार्तिक कोई छोटा बच्चा था नहीं जो दिखे ना। लेकिन इधर खुद जो होती है कविता टेम्पो ड्राइवर से पूछताछ कर, लेकिन टेम्पो जो ड्राइवर होता है कहने लग जाता है कि हम तो जल्दबाजी में बच्चों को टेम्पो में डंप की, इसके बाद लेकर उन्हें उनके घर छोड़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि आखिर कार्तिक वहाँ कैसे रह गया। इधर कविता भी सोच लेती हो सकता है कि काफ़ी बच्चों के साथ खेलने की वजह से हमारा बाबू कार्तिक है वहाँ रह गया हो। यही सब सोच साझ कर कविता के मन जो होते हैं कुछ देर के लिए शांत होते हैं, लेकिन उसके मन में काफ़ी तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है, अब कविता अपने पति अब दुकान पर काम कर रहे पारसनाथ को दे देती है। और पारस राम फ़ोन के द्वारा बात सुनता है कि हमारा जो बेटा है 3 बजे के बाद भी स्कूल से नहीं लौटा। तो उसी वक्त पारस राम मौके पर ग्राहकों को अटेंड कर रहा होता। काफ़ी ग्राहक होते हैं, उनको छोड़ छाड़ कर अपने साइकिल के द्वारा अपने घर पहुंचता, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। और पारस राम अपनी बेटी कनक से कुछ अहम पूछताछ करता है, लेकिन उसी वक्त अपनी पत्नी और अपने कुछ रिश्तेदारों को अपने साथ लेता है। और लेने के बाद सीधा का सीधा इंग्लिश स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ के अध्यापक से जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि टाइम होने के बाद जो होता है यहाँ से तो कार्तिक निकल गया था। अब जैसे इस तरह की बात उधर कविता सुनती है और इधर पारस राम सुनता, वहीं सनस रह जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर अब स्कूल में हमें किसी से बहस करना हमारे लिए समय की बर्बादी दिख रहा है। तो उसी वक्त पारस राम अपने छोटे भाई को अपने साथ लेता और लेने के बाद जो होता है जिस रास्ते से टेम्पो गांव की तरफ जाता उस रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। काफ़ी जगह जाते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन इधर कार्तिक के बारे में कुछ अता पता अब नहीं चलता है। सीधा का सीधा रात का 7 बजे के आसपास टाइम का वक्त होने वाला होता है। इधर कविता भी रो रो कर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ पारस राम भी परेशान हो जाता कि आखिर हमारा जो बेटा है वह आखिर चला कहाँ गया। अब इस तरह के मन में शंकाएं लेकर पूरे इलाके में छानबीन करते हैं, लेकिन तब भी अब कार्तिक के बारे में कुछ अहम सुराग मिलता नहीं। और तभी उसी बीच पारस राम अपने रिश्तेदारों को अपने साथ लेता और लेने के बाद जो होता है अब बैरागढ़ पहुंच जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं। थाना प्रभारी के सामने पारस राम अपने बेटे कार्तिक के बारे में एक एक जानकारी देता है, टाइमिंग बताता है, स्कूल के साधन बताता है। पूरी जानकारी पाने के बाद थाना प्रभारी जो होते हैं कार्तिक का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। और करने के बाद जो होता है उसी वक्त पारस राम और साथ में उनके पास आए हुए रिश्तेदार को समझा बुझाकर सांत्वना देकर और उधर फ़ोटो लेकर घर वापस भेज देते हैं। और घर पहुंचते ही पारस राम अपनी पत्नी और अपने परिवार सहित रिश्तेदारों को लेकर गांव में कई घर जाकर कार्तिक के बारे में बच्चों से पूछताछ करते हैं। क्या किसी बच्चे की नज़र हमारे बेटे पर पड़ी? लेकिन जो भी बच्चा होता है स्कूल में पढ़ने वाला वह कहने लग जाता है कार्तिक तो स्कूल में ही था, लेकिन पता नहीं छुट्टी के वक्त कहाँ चला गया। अब इस तरह की बात जब भी उधर पारस राम बच्चों के द्वारा सुनता तो उसके मन में आशंकाएँ बढ़ना शुरू हो जाती। कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है। लेकिन जैसे ही इधर चंद घंटे बीतते हैं तो उसी वक्त बैरागढ़ के ही जो थाना प्रभारी होते हैं उन्हीं के पास कंट्रोल रूम के द्वारा फ़ोन आता है कि वहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर पड़ता है मुबारकपुर। वहाँ के मेन चौकीदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा कंट्रोल रूम में फ़ोन जाता है कि जो टोल नाका है मुबारकपुर में, उसी टोल नाके पे एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में एक जोता बोरी मिला हुआ, लेकिन उसी बोरी में एक बच्चे का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उम्र भी बताया जाता है। अब वहाँ जो थाना के जो इंस्पेक्टर होते हैं टीआई अधिकारी सुधीर अरजिया खबर पाते हैं। पाने के बाद उनके मन में आशंकाएं जन्म ले लेती है कि बस करो, अभी चंद घंटे के पहले जो होता है पारस राम अपने बेटे कार्तिक की गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज करवा कर यहाँ से गया हुआ है, हो सकता है वही हो। अब थाना टीआई अधिकारी जो होते हैं शंका को लेते हैं और लेने के बाद उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है फ़ोन के द्वारा पारस राम को देते हैं। और पारस राम जब खबर पाता है तो अपने छोटे भाई यहाँ तक अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है और लेने के बाद जो होता है सीधा का सीधा वही बैरागढ़ थाने पहुँच जाता है। वहाँ के टीआई अधिकारी अब इधर सुधीर अरजिया जो होते हैं समझा बुझाकर सांत्वना दिलाकर भरोसा दिलाकर उसी समय अपनी जिप्सी में बैठाते और बैठाने के बाद 13 किलोमीटर का सफ़र जो होता है जिप्सी में तय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पारस राम और साथ में कविता को लगने लग जाता कि 13 किलोमीटर का जो सफ़र है यह तो 13 साल लग रहा है। उनके मन में
हर वक्त बुरा बुरा ख्याल आने लग जाते हैं। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है, अब मुबारकपुर अब टोल नाका पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि सही में उस झाड़ी के साइड में काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। टीआई अधिकारी सुधीर अर्जिया बोरे के करीब जैसे जाते तो देखते बोरा तो खुला हुआ, लेकिन उसी बोरे में एक बच्चे का डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा होता है। स्कूल के यूनिफॉर्म में होता है, गले में ITI कार्ड होता है, जूते मोजे स्कूल वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही सर को दाएं तरफ करते हैं तो उसी वक्त कविता की जो नज़र होता है उस बच्चे के ऊपर जाती है। जाने के बाद पारस राम और कविता वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस की टीम जब देखती है कविता और पारस राम के चेहरे को समझ जाती है कि बस करो, इनका बेटा कार्तिक होगा। पुलिस की टीम वहीं घटनास्थल का अपने हिसाब से निरीक्षण करती है। तौर तरीके से खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद टीआई अधिकारी सुधीर अर्जिया जो होते हैं उसी वक्त बॉडी का पंचनामा करवाते हैं और उठाकर मोर्चरी में भिजवा देते हैं। और वहीं पर खड़े जब दोनों के हश्र देखे जाते हैं, पुलिस की टीम अपने दिल को एक पत्थर बनाती है। बनाने के बाद काफ़ी घंटों इंतजार करती है और वहीं खड़े पारस राम और साथ में बगल में उसकी पत्नी कविता से जब पूछताछ किया जाता है, पूछताछ करने के बाद कविता बेधड़क करने लग जाती है कि साहब, हमारे बच्चों के अपने ही ट्यूशन मास्टर हैं, विशाल हमारे ही बेटे को दुनिया में उजाड़ा हुआ है। यह बात जैसे ही टीआई अधिकारी कविता के मुंह से सुनते कारण जानते हैं, लेकिन जब कारण निकल के आता है तो पता चलता है प्रेम प्रसंग का मामला हुआ है। पुलिस की शंकाएं विशाल के ऊपर और टिक जाती है, लेकिन पुलिस के सामने कोई अहम सबूत नहीं, जिसकी वजह पुलिस की टीम घटना के जब निरीक्षण करती है तो पता चलता है सामने CCTV कैमरा लगा हुआ। पुलिस की टीम उसको कब्जे में लेती, जांच पड़ताल करती तो पता चलता कि सही में अभी चंद घंटे के अंदर जो होता है विशाल अपनी मोटरसाइकिल पर एक बोरी सहित लाकर यहीं डंप किया है। पुलिस के सामने सबूत आने के बाद पुलिस की टीम उसी वक्त बिना टाइम गंवाए रात के पहरे के वक्त अब जाती है। जाने के बाद विशाल के घर धावा बोल देती है। उसके घर से उसको कस्टडी में लिया जाता है और ले जाकर थाने में पेश किया जाता है। लेकिन जैसे पूछताछ किया जाता है तो बिना किसी सख्ती दबाव के विशाल जो होता है इधर कविता के 9 युवक बेटे कार्तिक की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई सबके सामने रखता है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। असल में विशाल की जो अपनी माँ होती है, अब रीता का भी अपना परिवार होता है, लेकिन उसका जो अपना ससुराल होता है वह ससुराल में रहकर उसके पति के साथ जो होता है उसका बनता नहीं है। तभी 1996 में बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त इधर कविता जो होती है अपने पति को छोड़ देती है और छोड़ने के बाद जो होता सीधा का सीधा उसी बैरागढ़ के ही अब राजेंद्र नगर के अपने मायके में आ जाती है और अपने पिता के साथ वहीं रहने लग जाती है। लेकिन जब विशाल की जो माँ होती है वहाँ आती है तो उस समय जो होता है विशाल मौके पर पेट में होता है। कैसे न तैसे कर कर वहाँ जो होती है इधर विशाल को जन्म दे देती है। घर में बेटा आने की वजह से जो होता है इधर उसके माँ के परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन इधर विशाल के ही पड़ोस के रहने वाले अब पारस राम होते हैं। पारस राम का एक अपना परिवार भी होता है, लेकिन उस समय पारस राम की शादी नहीं हुई थी। लेकिन जब वक्त गुजरने लग जाता, वक्त के साथ जो होता है अब इधर विशाल की जो अपनी माँ होती है अपने ज़िंदगी अपने बच्चों को भविष्य के लेकर बड़ी चिंता में पड़ जाती। पढ़ने की वजह से वह सोचती है कि आखिर हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन विशाल की जो माँ होती है मौके पर पढ़ी लिखी होती है, होने के नाते जो होता है वह जाती है पास एक कोचिंग सेंटर खोल लेती है और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन इधर विशाल अपने जवानी की दहलीज पहुंच जाता। पहुंचने की वजह से जो होता है अब बैरागढ़ के ही साधु बसवानी एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर मौके पर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ साल बाद उसके पढ़ाई भी पूर्ण हो जाती है। पूर्ण होने की वजह से विशाल को समझ में आ जाता है कि हमारी माँ की जिंदगानी हमारे ऊपर निर्भर है, जिसकी वजह से अपने जिम्मेदारियों को समझने की वजह से अब ठीक जो होता है बैरागढ़ के ही एक किसड़ा कलेक्शन की दुकान होती है। अब उसी दुकान पे जाकर मौके पर नौकरी करना शुरू कर देता है और करने की वजह से उसके पास अब ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर पारस राम की अपनी पत्नी भी होती है कविता, जिसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। पारस राम भी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से उलझा हुआ था, लेकिन उसके जो अपने दोनों बच्चे होते हैं मौके पर पढ़ाई की दिल्ली में जब पहुंच जाते हैं
तो इधर कविता को आभास हो जाता है कि हमारे बच्चों के लिए एक ट्यूशन टीचर की आवश्यकता है। तभी कविता की नज़र में जो होता है उसके ही पड़ोस में रहने वाला विशाल उर्फ बिट्टू नज़र आ जाता है। आने की वजह से अब जाकर विशाल की माँ से बात किया जाता है, तो विशाल की माँ उसी वक्त जो होता है अब विशाल को इजाज़त दे देती है और इधर कविता के दोनों बच्चों को ट्यूशन देने के लिए। और कविता के घर में जो होता है अब विशाल का ट्यूशन देने का जरिया बन जाता है। लेकिन विशाल जब भी दोनों बच्चों को ट्यूशन देने लग जाता तो उसी वक्त कविता घर में अपने सारे काम कर करके अब बच्चों के साइड में आकर बैठ जाती, फिर वहीं बच्चों के साथ बैठकर इधर विशाल से 3-4 बात करती। लेकिन कविता की अपनी कुछ ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका जो अपना पति होता पारस राम दिन भर दुकान पर मेहनत मजदूरी कर कर शरीर की सारी हसरतें तोड़ दिया करता था। जब रात का वक्त होता तो उसी वक्त चारपाई पर जाते ही खर्राटे भरना शुरू कर देता, जिसकी वजह से कविता की जो रात की हसरतें होती हैं वह अधूरी रह जाया करती थी, जिसकी वजह से कविता और इधर पारस राम के बीच थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाया करते थे। लेकिन इसी बीच कविता को आभास हो जाता है कि अब हमें जो होता अपनी नज़र सीधा का सीधा अपने बच्चों को ट्यूशन टीचर विशाल पे मानना चाहिए, क्योंकि विशाल अभी नवयुवक था, अविवाहित था, उसकी ज़िंदगी अपने जरिया बनी हुई थी। अब इधर जैसे ही कविता की नज़र जाकर बच्चों की ट्यूशन टीचर विशाल पर पहुंचता है, भले ही विशाल उम्र में 11 साल छोटा होता है होने के बावजूद भी इधर कविता की नज़र आए दिन अब खुद विशाल के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर विशाल की नज़र भांप लेती कविता की चाहत कहाँ तक है, क्योंकि समय के हिसाब से आए दिन कविता की खूबसूरती बढ़ना शुरू हो जाता, जिसकी वजह से विशाल कविता का भाभी का रूप दे देता और भाभी हुए कहकर बुलाना शुरू करता था। भाभी देवर के नाते हंसी मजाक टिटोले शुरू हो जाते हैं। और तभी एक दिन दोपहर का वक्त होता है, तो उसी वक्त कविता के दोनों जो बच्चे होते हैं मौके पर बाहर कहीं रिश्तेदार में गए हुए होते हैं। लेकिन इसकी भनक विशाल को ना थी, लेकिन कविता जानते थे कि अभी तो विशाल आने वाला है। तो उसी वक्त जो होती है कविता वॉशरूम में जाती है, और जाने के बाद जैसे दरवाजे पर किसी की आवाज़ आती समझ जाती कि विशाल आया हुआ है। तो कविता बाथरूम से एक ही कपड़े से बाहर निकलती है और विशाल अंदर दाखिल हो। लेकिन विशाल जैसे ही कविता भाभी को एक ही कपड़े में देखता, देखने के बाद उसके जो चाहते होते हैं मन के उमंगे मार शुरू बैठती है। और कविता देखती है, उसके उमंगों को पहचान लेती है और उसको इशारा मारती है। और विशाल इशारा पाने के बाद खुद कविता को बेडरूम में ले जाता, फिर रिश्ते को अंजाम देता। अब जो रिश्ते को जो सिलसिला होता है बेधड़क बच्चों के आड़ में इधर खुद कविता और साथ में विशाल का चलने लग जाता है, क्योंकि पारस रात सुबह निकलता तो कभी रात लौटता। पूरे दिन की मौजूदगी का जो फ़ायदा होता है कविता और विशाल बेधड़क उठाया करते थे। यह सिलसिला अब चलते चलते पूरा का पूरा 1 साल का वक्त निकल जाता। लेकिन इसी बीच इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में हो जाते। होने की वजह से खबर पारस राम को लगता, और जब लगता है तो सनसा हो जाता। अपनी पत्नी को समझाता बुझाता, तरह तरह के भरोसे दिलाता है कि आखिर अपनी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी दांव पे क्यों लगा रही हो, तरह तरह की यकीन दिलवाता। लेकिन इधर जो होती 4 दिन शांत रहते, दोबारा अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए चोरी छुपे मिलने के लिए रास्ता खोजना खुद कविता शुरू कर देती है। अब रात का वक्त देखती, मौका देखती, खुद अपने घर को फान कर विशाल के बुलाए हुए जगह पर पहुंच जाते, रिश्ते को अंजाम देती। लेकिन विशाल इस तरह अब खुद होता है कविता के प्यार में पागल हो जाता है कि कविता को पाने के लिए उसके सामने शादी का प्रपोज मार देता। लेकिन कविता जैसी बात सुनती कहने लग जाती हैं कि हम तो तुम्हारे प्यार में पागल हैं, लेकिन इस तरह पागल नहीं है कि तुम्हारे साथ है हम शादी के बंधन में बंधे, क्योंकि हमारे अपने पति हमारे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी में हमारा जीने का जरिया भी है। अब उनके ज़िंदगी को हम छोड़कर तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसा नहीं सकते, इसलिए जैसे ज़िंदगी चल रहा है वैसे चलने दो। और विशाल जैसे इस तरह की बात सुनता समझ जाता है कि पूरी तरह से हमारे साथ हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ इधर कविता कर रही है। इस तरह की सोचकर परेशान हो जाता। लेकिन कविता के सामने जब भी कभी पढ़ने के बाद विशाल जो होता शादी के लिए दबाव मारता, कविता हर बार टाल जाती, इधर उधर की बात कर। लेकिन तभी एक दिन जैसे ही शाम का टाइम होता उसी वक्त कविता और साथ में विशाल एक ही रूम में होते हैं। और पारस राम पार होता, दरवाज़ा तो खोलता है लेकिन सामने जब पाता है सड़ा से जाता है। वहीं पहले तो दोनों को कहा सुनी करता है, फिर अपनी पत्नी का पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद इधर विशाल का घर आना जाना बंद करवा देता। 4 दिन शांत रहते हैं। फिर जो होता है विशाल से मिलने के लिए खुद कविता की बेकरारी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि कविता अब विशाल के इस तरह पागल से हो जाती है कि पाने के लिए ना अपना प्यार देखती है और ना अपने बच्चों की ज़िंदगी देखती है।
4 दिन के बाद दोबारा चोरी छुपे विशाल से मिलना जुलना जारी हो जाता है। और जब जारी हो जाता है तो विशाल समझ जाता है कि अब हमारी ज़िंदगी कविता से बिना शादी के बगैर चलने वाली नहीं है। दोबारा दबाव मारता है, लेकिन दोबारा इधर उधर की बात कर कर विशाल के सामने शादी के लिए इनकार कर जाती है। विशाल सोच लेता है कविता हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है। और तभी 6 जनवरी अब साल 2022 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। उसी वक्त कविता और विशाल अपने घर के पिछवाड़े खेत में मौके पर कुछ बातें कर रहे होते हैं। पारसराम दोनों को देख लेता है और देखने के बाद वहीं जो होता है कविता अब खुद जाकर बहाने के तौर पर विशाल से झगड़े तकरार करती है। इतने झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं कि पारसराम अपने छोटे भाई को अपने साथ लेता है और लेकर विशाल को थाने पहुंच जाता है। और जब थाने पहुंचता है तो खुद जो होती है कविता विशाल के खिलाफ हो जाती है, जिसकी वजह से विशाल को बड़ी तेज धक्का लगता है। लेकिन पारसराम सोचता है थाने में जो होता है विशाल के खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया जाए शोषण का। लेकिन इधर विशाल के परिवार वाले जो होते हैं पारसराम से काफ़ी मिन्नतें करते हैं। पारसराम मान जाता है, लेकिन दूसरी तरफ विशाल को दिल को बड़ी तेज धक्का लगता है कि हमारी ज़िंदगी से कविता ने बहुत खिलवाड़ किया है। आखिर जब भी शादी की बात करते हैं तो मुकर क्यों जाती है, सिर्फ फ़ायदा उठाती है, और वह भी अपने परिवार में पल रहे बच्चों के लिए। तभी वह खतरनाक फैसला सोच लेता है अब बच्चे ना रहेंगे ना परिवार में कोई मुसीबत आए। यही सब सोच साझ कर इधर जो होता है दो परेशानी को दूर करने के लिए विशाल अपने मंसूबों को काम करने के लिए अब लग जाता। तभी 8 जनवरी साल 2022 का ही जैसे दोपहर का टाइम होता उसी वक्त विशाल जो होता खुद स्कूल जाता है। और जाने के बाद जो होता है जैसे देखता कि बाहर कार्तिक निकल आया, कार्तिक को अपने मीठी मीठी बातों में ले जाता और लेने के बाद अपनी बाइक बैठा था। और बैठाने के बाद जो होता है सीधा का सीधा अब किसना कॉन्ट्रैक्शन दुकान पे ले जाता है। लेकिन मौके पर उसका जो अपना मालिक होता है दुकान पर होता है खालिक होता है, और उसी दुकान के अंदर कार्तिक को ले जाता है। कुछ मिठाई पड़ा, कार्तिक जो होता है मिठाई में मस्त होता है, लेकिन अपने मंसूबों को काम करने के लिए विशाल जो होता है अपने पास रखे हुए जूतों को नज़र मारता है। और जूते में फीते होते, फीते को लेता है, फिर उसी फीते की मदद से इधर कार्तिक को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जुदा कर देता है। लेकिन आधा घंटे सोच विचार के बाद जो होता है कार्तिक की बॉडी को वहीं एक बोरी होता है ले जाकर सामान की तरह डंप करता, फिर अपने मोटरसाइकिल पर सामान की तरह तौर तरीके से बांध मारता। और बांध मारने के बाद वहाँ से कुछ ही घंटों का सफ़र तय कर कर अब मुबारकपुर पहुँच जाता है। देखता है झाड़ी है, टोल नाका है, सुनसान है, और वहीं झाड़ी में ले जाकर बोरी सहित बॉडी को डंप कर देता है। फिर इधर अपने दुकान पर चला आता है। दूसरी तरफ परिवार वाले मुसीबत में पड़ते हैं, लेकिन तलाशी करते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने कुछ घंटे बाद जब सच्चाई निकल के सुन के लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर विशाल को ले जाती वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और राजेश कुमार वर्मा जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं राजेश कुमार जी। हमारे काफ़ी सारे हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। फिर अगली बार आपका नाम जरूर लेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।